एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बेटा आपका एक बार फिर से वेलकम है चैनल पे। कौन सी क्लास में? हिस्ट्री की क्लास में। क्या कह रहे हो, हिस्ट्री की क्लास? अरे पढ़ तो बिल्कुल हिस्ट्री ही रहे हैं हम, लेकिन वो किस चीज़ से रिलेटेड है हमारी हिस्ट्री बेटा? हमारे देश की इकोनॉमी से। जो भी हम पढ़ रहे हैं, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा कि अंग्रेजों ने हमें कैसे लूटा, अंग्रेजों के जाने के बाद हमने क्या क्या चेंजेस करे, तो आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ लिया था कि हमारा देश जब फ्रीडम मिली तो हमने कौन सी इकोनॉमी अपनाई? मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके बाद हमने एक प्लानिंग कमीशन बनाया, वो कैसे काम करेगा, 5-5 साल के 5 ईयर प्लान बनाएगा। अब आज हमने जो सीखना है वो ये सीखना है कि हमारे जो एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री था, फॉरेन ट्रेड था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी। ये आगे का, ये हमारा सेकंड चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो आज हम कवर करने वाले हैं बेटा एग्रीकल्चर का टॉपिक, क्योंकि एग्रीकल्चर का टॉपिक ही इस चैप्टर में सबसे बड़ा टॉपिक है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक आएंगे आपके लैंड रिफॉर्म्स वाला पार्ट और एक आएगा आपका ग्रीन रेवोल्यूशन वाला पार्ट। तो पहले हम सीखेंगे कि 1950 के बाद, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये सीखा 1947 से पहले एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम थी। आज हम सीखेंगे 1950 से लेके 1990 तक हमारे देश में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो देखो बेटा, पहला पॉइंट क्या है हमारा? लो प्रोडक्टिविटी। कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर था, जो 1 एकड़ की जमीन वगैरह होती थी, उससे जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत कम था, जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत कम थी। और वो क्यों कम थी? क्योंकि हमारे पास उस टाइम ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास कोई नॉलेज थी कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है एग्रीकल्चर को। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वॉज वेरी पुअर। मतलब हमें जितना प्रोडक्शन 1 एकड़ में करना चाहिए था, हम उससे बहुत कम यहाँ पे कर पाते थे। सेकंड पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके आगे भी आने वाला है चैप्टर्स में, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है कि एक दुकान है, एक फैमिली की दुकान है जिसमें 2 लोगों की जरूरत है, 2 लोग संभाल सकते हैं दुकान को, लेकिन मान लो घर के 4 लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो जितने लोगों की जरूरत है एक काम को संभालने के लिए, उससे ज्यादा लोग जब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, जिससे पता नहीं चल रहा। देखो, जरूरत तो 2 ही लोगों की है काम की, लेकिन कर 4 रहे हैं, तो जो बाकी 2 हैं वो कहीं और भी काम कर सकते थे। तो देखा जाए तो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बस उनको सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, उनकी जगह काम कर रहे हैं। तो क्या लिखी हुई है देखो डेफिनेशन, इट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर इंगेज्ड इन अ वर्क देन आर रियली नीडेड। जितनी लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पे, जहां पे। तो एग्रीकल्चर में हमारी ये बहुत प्रॉब्लम थी। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया था हमारा, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर लोग करने लग गए। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई थी कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था। थर्ड है सब्सटेंसेस फार्मिंग। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में पूछ लेता। अब ये क्या होता है? जब आप एग्रीकल्चर में ग्रोथ कर रहे हो, मतलब सामान उगा रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज की, लेकिन आप उसे मार्केट में नहीं बेचोगे, सिर्फ आप उतने ही प्रोडक्शन कर रहे हो कि आपकी खुद की फैमिली के लिए आप अपना खाना पीना कर सको, और आगे आपने मार्केट में कमर्शियलाइजेशन कुछ नहीं करना, बेचना नहीं है मार्केट में, उसे कहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स को उगा रहे हैं ओनली फॉर वंस ओन यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। सिर्फ अपने यूज के लिए उगा रहे हैं और सरप्लस में ट्रेड के बिना, मतलब हमें मार्केट में इसे बेचना नहीं है, जितना उगेगा सिर्फ अपने लिए ही उगेगा। 4th पॉइंट पे आओ बेटा। अब याद रखना ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछ लेता और अलग से भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। मतलब जो इंडियन फार्मर्स थे उनके पास जो जमीनें थी वो बहुत छोटी छोटी थी, ज्यादा बड़े उसमें एरिया में नहीं थी। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? अगर ज्यादा छोटा एरिया होगा तो वहां पे मशीन चलाने का फायदा नहीं है, मशीनरी से काम नहीं होगा, क्योंकि फिर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ज्यादा आ जाएगी। तो इसलिए हमें सिर्फ क्या
क्या यूज करना पड़ता था यहाँ पे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसकी वजह से ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती थी। मोस्ट ऑफ द लैंड होल्डिंग्स ऑफ फार्मर्स वर स्मॉल। स्मॉल लैंड होल्डिंग इज अ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है कमी या कोई रुकावट इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ, एज फार्मिंग कैन बी कैरिड आउट ओनली बाय लेबर टेक्निक। यहाँ पे सिर्फ आप लेबर का ही यूज कर सकते थे, मशीन का यूज नहीं कर सकते थे। अब मशीन से काम होता है तो ज्यादा प्रोडक्शन होती है कम टाइम में, लेबर से काम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा और प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो एक ये भी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। हमारे पास अगर थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी थी भी तो वो बहुत आउटडेटेड हो गई थी। अब जब भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है तो क्या होता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी। देयर वर मैनी ऑब्सोलेट मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी एंड हार्वेस्टिंग वो जनरली डन बाय मैन्युअली। अब मशीनें नहीं थी, कम थी, जो थी वो बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब पुरानी थी, तो इसलिए मैन्युअली मतलब लेबर से ही, हाथों से ही सारा का सारा काम उस टाइम किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। इरिगेशन फैसिलिटी उस टाइम बहुत कम थी, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी के लिए कोई मशीन वगैरह चाहिए, आपको मोटर वगैरह चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब मशीन जब इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो हमें हार्वेस्टिंग के लिए जो पानी चाहिए वो कहाँ से आएगा, पूरी तरह हम रेन वाटर पे डिपेंडेंट हो गए, तो रेनफॉल इतना होता नहीं था उस टाइम, कई बार बहुत सालों तक सूखा पड़ जाता था। तो ये एक प्रॉब्लम होती थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर पाया। ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चर टेक्निक्स फार्मर्स डिपेंड लार्जली ऑन रेनफॉल। बारिश होगी तो आपकी ग्रोथ होगी, फसल उगेगी, अगर बारिश नहीं हो रही तो फसल नहीं उग पाएगी। अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम थी तो गवर्नमेंट को कोई तो स्टेप लेना पड़ता, वरना देश और प्रॉब्लम में आ जाता और बैकवर्ड पीछे चला जाता। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने दो चीजें करी, एक किए बेटा लैंड रिफॉर्म्स और एक लाए ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहले अभी हम कर रहे हैं लैंड रिफॉर्म की। लैंड रिफॉर्म क्या होते हैं, कैसे किए गए, इसको करने में क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या इसमें स्टेप्स उठाए गए। तो लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, देखो लैंड रिफॉर्म प्राइमरी रेफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। मतलब जितनी जमीनें लोगों के पास है, जितने वो मालिक हैं, उनकी जो ओनरशिप है उसमें चेंज करना। क्या प्रॉब्लम थी बेटा, पहले समझते हैं कि एक ये लैंड है, ठीक है, मैं इसका ओनर हूं मान लो, लेकिन मेरे को एग्रीकल्चर करना नहीं आता, तो मैं क्या करता हूं, 3-4 लोगों को बुलाता हूं जिन्हें खेती करनी आती है, खेती की थोड़ी बहुत नॉलेज है। मैं उनको कहता हूं आओ भाई यहाँ पे काम करो, मैं तुम्हें बदले में जो भी रेंट वगैरह दिहाड़ी तुम्हारी बनेगी वो पे कर दूंगा, और जितना भी आउटपुट होगा वो मैं ले लूंगा, या फिर आउटपुट में से कुछ पे कर दूंगा और बाकी सारा आउटपुट मेरा हो गया। अब मैं एक्चुअल में काम कौन कर रहा है, वो 4 लोग, मेरी तो बस जमीन है, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, और जो आउटपुट आएगा उसको बेचूंगा, उसको या फिर यूज करूंगा अपने लिए और मेरा काम चल जाएगा। मेन तो उस टाइम खाना पीना ही होता था, खाने के लिए मेरे को आउटपुट मिल गया और कुछ चाहिए नहीं। तो इससे क्या होता था, मेरे को कोई मतलब नहीं होता था कि भाई आउटपुट कैसा उग रहा है नहीं उग रहा, मैं कभी भी इसको इम्प्रूव करने के लिए कोई स्टेप नहीं लेता था, क्योंकि मेरे को तो नॉलेज ही नहीं है। मेन किसे नॉलेज है, इन 4 लोगों को जिन्हें खेती करनी आती है। तो उसकी वजह से क्या होता था, ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती थी। जब ये 4 लोग चले गए उसके बाद फसल को देखने के लिए कोई है ही नहीं, जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़े उसके लिए करने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि मेरे को तो आता ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम थी, तो इसको सही करने के लिए गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स लाई, ताकि ये जो एक्चुअल टेनेंट्स हैं, जो एक्चुअल में जिन्हें खेती करनी आती है, इनके पास जमीन जा सके, ताकि इनके पास जमीन जाएगी तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी एग्रीकल्चर में और इंप्रूवमेंट आएगी। अब क्या था, देखो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था मेन, लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर, ताकि जो एग्रीकल्चर है उसमें इक्विटी आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फार्मर जिनको एक्चुअल में काम करने आता था, उनके पास बहुत छोटी छोटी सी लैंड थी, ठीक है, अब वो ज्यादा प्रोडक्शन कर नहीं पाते थे, और जिन्हें काम करना नहीं आता था उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड थी। तो इसमें इक्विटी आ जाए, सबके पास बराबर जमीन हो, जिनको एक्चुअल में काम करना आता है उनके पास एक्चुअल जमीन हो, एक्चुअल में लैंड उनके हाथ में हो, उसके लिए ये किया गया। आगे क्या था आइडिया, क्यों किया गया, एक तो बीच में जो इंटरमीडियरीज थे उनको भी हटाना था गवर्नमेंट ने, तो मेन एक वो भी था कि आइडिया क्या है, कैसे इसको हटाया जाए। द आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप was that, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझना, ओनरशिप ऑफ द लैंड वुड गिव इंसेंटिव टू द एक्चुअल टीलर्स। एक्चुअल टीलर्स कौन, जो वहां पे एक्चुअल में काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं,
टू मेक इम्प्रूवमेंट एंड टू इंक्रीज आउटपुट, ताकि जो ओनरशिप है वो एक्चुअल में किसके पास जाए, डीलर्स के पास जाए, और एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट और इंसेंटिव, यही इंसेंटिव था मतलब कि एक्चुअल में डीलर्स के पास जमीनें जाएं ताकि वो इम्प्रूवमेंट करे और आउटपुट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। आगे क्या लिखा हुआ है, अब इंटरमीडियरीज हटा दिए गए। ये बीच में जो पर्सन था, जो मैं था, जिसके पास जमीन थी, वो इंटरमीडियरीज था। ये बेचारे उगा रहे थे, मैं इनसे सारा सामान लेके गवर्नमेंट को बेच रहा था। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी, तो उसके लिए क्या किया गया, जब इंटरमीडियरीज हट गए, द एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जब इंटरमीडियरीज हट गए तो क्या हुआ, ब्रोट 200 लाख कितना हो गया, 2 करोड़ लगभग, टेनेंट्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंटरमीडियरीज हट गए, मैं हट गया बीच में से और जमीनें इनको मिल गई, ठीक है। अब ये एक्चुअल में खेती कर रहे थे, तो ये सीधा किसके कॉन्टेक्ट में है, गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट भी इन्हें हेल्प करने लगी कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे और गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आ रहा था। आगे क्या है, द ओनरशिप राइट granted to the tenants gave them the incentive to increase the output and their contribution to the growth in agriculture। अब ये जो जमीन इनके पास आ गई, जो ओनरशिप राइट किसको मिल गया, टेनेंट्स को मिल गया, जो एक्चुअल में खेती कर रहे हैं, डीलर्स वगैरह को। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक तो आउटपुट बढ़ने लग गया, इंक्रीज हो गया आउटपुट, और जीडीपी की ग्रोथ बढ़ने लग गई, एग्रीकल्चर की ग्रोथ होने लग गई देश में। अब ये तो था कि क्या स्टेप्स किया, कैसे अच्छे, ये एक तरह से अच्छे पॉजिटिव हो गए, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े। नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मतलब क्या प्रॉब्लम आई लैंड रिफॉर्म्स को करने में। जो मैं था, मतलब जिसके पास एक्चुअल जमीन थी, वो इतनी इजीली तो जमीन देगा नहीं बेटा अपनी, तो उन्होंने कैसे रास्ते निकाले कि अपनी जमीन ज्यादा से ज्यादा बचा सके, उसे करते हैं फटाफट अब रीड। अब देखो बेटा, जो हमारा ये अभी हमने पढ़ा लैंड रिफॉर्म्स, जिसमें हमने देखा कि क्या क्या अच्छे स्टेप्स किए गए, क्या क्या इंप्रूवमेंट होने लगी, लेकिन जो हमारे बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो इजीली, अभी मैंने आपको बोला, वो तो एप्लीकेबल इसे होने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या प्रॉब्लम करी, तो क्या लिखा हुआ था, गोल ऑफ इक्विटी वॉज नॉट फुल्ली सर्व्ड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, कि हमारा लैंड रिफॉर्म हम क्यों लाए थे, ताकि हम इक्विटी ला सके एग्रीकल्चर में, सबके पास इक्वल जमीनें हो। लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इन सम एरियाज द फॉर्मर जमींदार कौन थे, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, तो मतलब जो पुराने जमींदार से कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरिया ऑफ लैंड, मतलब उन्होंने जमीनों में कब्जे करे हुए थे और पूरा का पूरा उनके पास ही ओनरशिप थी। बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूप होल्स होता है कमियां, जैसे कोई कानून बनता है तो हर कोई कानून में कोई ना कोई कभी कभी कमियां रह जाती है, तो वो क्या करते थे, जो भी ये कानून बना, इसके जो लूप होल्स थे, जो इसमें कमियां थी, उसे ढूंढते थे और उसका यूज करते थे। लेजिस्लेशन मतलब होता है जो कानून बना था। तो जमींदार जो थे वो अभी भी बहुत सारी उनके पास जमीनें पड़ी हुई थी, ऐसे वेस्ट पड़ी रहती थी, वो कैसे वो अभी भी उसके ओनर थे, क्योंकि उन्होंने जो कानून बना था उसके अंदर क्या ढूंढे थे, लूप होल्स। सेकेंड पॉइंट, इन सम केसेस टेनेंट्स वर एविक्टेड एंड जमींदार क्लेम टू बी सेल्फ कल्टीवेटर। एक जमीन है, उसमें आप टेनेंट्स ने आके अपना काम कर लिया, काम करके मतलब चले गए, ठीक है, मतलब फसल उगेगी, अब टाइम लगेगा, 1-2 महीना टाइम लगेगा। लेकिन जो जमींदार होते थे, जब गवर्नमेंट आती थी तो वो ये बताते थे कि ये हमने ही उगाया है, ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते थे और बताते थे कि ये जो कल्टीवेशन करी है ये सब हमने करी है, ऐसा सेल्फ कल्टीवेटर बोलते थे। जो गवर्नमेंट समझती थी हाँ भाई इन्हें खेती करने आती है, तो उनसे जमीन नहीं लेती थी। आगे क्या लिखा हुआ है, इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप, कुछ जो टेनेंट्स थे उनको ओनरशिप मिल भी गई थी, जमीनें मिल भी गई थी, फिर भी वो उसका एडवांटेज नहीं उठा पाए। ओनरशिप ऑफ द लैंड द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर, जो गरीब लेबर थी, जिन बेचारों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं थे, डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द रिफॉर्म। आपको जमीन तो दे दी गई, लेकिन उस जमीन पे फसल उगाने के लिए भी तो थोड़ा पैसा लगेगा ना, कुछ तो रिसोर्सेज लगेंगे, तो आपके पास वो रिसोर्सेज भी नहीं है, तो आपकी वो जमीन भी वेस्ट जाती रही। तो ये 3 प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से जो इक्विटी का गोल था वो पूरी तरह से इंप्रूव नहीं हो पाया। और एक और पॉइंट आपका बुक में इसमें गिवन है, जो किया गया था, जिसे बोलते हैं लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में बहुत बार ये
डायरेक्टली भी आपसे पूछ लेता है। अब ये होता क्या है, लैंड सीलिंग रेफर्स टू अ फिक्सिंग ऑफ स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड, मतलब गवर्नमेंट ने एक एरिया डिसाइड कर लिया था, एक स्पेसिफिक लिमिट डिसाइड कर ली थी कि एक पर्सन के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं होगी, विच कुड बी ओन बाय एन इंडिविजुअल, की एक इंडिविजुअल के पास 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ जो भी था लिमिट थी वो डिसाइड कर ली गई थी कि पहले से ही कि हाँ भाई इससे ज्यादा आपके पास आप जमीन नहीं रख सकते। आगे क्या देखो, द पर्पस, क्या पर्पस था लैंड सीलिंग का, द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड, कि हाँ भाई जो है इतनी बड़ी बड़ी जमीनें कुछ हाथों में ही है, वेस्ट जा रही है, ऐसे ही पड़ी हुई है, इसका यूज नहीं कर रही है, तो वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए और सबके पास इक्वल जमीन आ जाए। लैंड सीलिंग हेल्प टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि वो जो फालतू जमीन थी वो गवर्नमेंट ने अपने पास ले ली थी और ऐसे लोगों को दे दी थी जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन उन्हें कल्टीवेशन करना आता है। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई, देखो, लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन वाज चैलेंज्ड बाय द बिग लैंडलॉर्डर, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, वो इजीली तो अपनी जमीन देंगे नहीं, तो उन्होंने उसको चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कोर्ट में केस चलने लग गए, उन्होंने डिले किया, लैंडलॉर्ड्स डिले इट्स इंप्लीमेंटेशन की, जितना ज्यादा उन्हें टाइम मिल सके किसके केस चलता रहे और जल्दी एप्लीकेबल ना हो। और वो जो टाइम बढ़ा, जितना ज्यादा टाइम बढ़ा उसको उन्होंने कहाँ यूज किया, एंड यूज दिस डिले टाइम to get the land registered in the name of close relative, thereby escaping from the registration। ये क्या करते थे, इनके पास 10 एकड़ 15 एकड़ जमीन है, मान लो गवर्नमेंट ने कहा जी आप 2 एकड़ जमीन से ज्यादा नहीं रख सकते, तो ये बाकी जमीन को जब इन्होंने अपने डिले करवा दिया, इम्प्लीमेंट करवाने में डिले करा दिया कानून को, तो अपने जो रिलेटिव होते थे, जो क्लोज रिलेटिव है, जिनपे इनको विश्वास है, उनके नाम पे ट्रांसफर करा देते थे जमीन, कि अभी तो इनके नाम ट्रांसफर करा देते हैं, बाद में ले लेंगे इनसे, तो जिसकी वजह से वो इस प्रॉब्लम से भी बच गए और लैंड सीलिंग का भी पर्पस पूरी तरह नहीं हो पाया। ये हो गया बेटा लैंड रिफॉर्म्स का टॉपिक पूरा खत्म। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ग्रीन रेवोल्यूशन, उसे स्टार्ट करते हैं। अब उसमें क्या था ध्यान से समझना। अच्छा, एक पॉइंट ये रह गया, पहले ये पढ़ते हैं कि जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो केरला और वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुए थे। क्यों हुए थे? बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ दी स्टेट्स वर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म। जो वहां की गवर्नमेंट थी उन्होंने जो भी रूल बनाए गए उसे बहुत अच्छी तरह से लागू किया, बहुत स्ट्रिक्टली लागू किया एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो ये स्टेट्स आपको याद रखने हैं, केरला एंड वेस्ट बंगाल। अब आते हैं नेक्स्ट, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। ये क्या था? ये ग्रीन रेवोल्यूशन ही था। ये जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी थी, इसमें क्या हुआ देखो, इंडिया ने न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी कब अपनाई? 1960 में, जब हमारा क्या चल रहा था, 3rd 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। अब इसमें हुआ क्या, पहले हम ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते थे, जितने भी हमारा एग्रीकल्चर होता था वो ट्रेडिशनल मेथड से होता था। उसे रिप्लेस किया गया, किससे रिप्लेस किया गया बेटा? मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। नई नई मशीनें आने लगी, नए नए सीड्स आने लगे, आप सबने ये 10th में भी पढ़ा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलोड इन द इंडिया वर ग्रेजुअली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जो बाहर के अंग्रेजों के यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी, जो सीड्स यूज होते थे बेटा, वो इंडिया में यूज होने लगे। अब इसका एम क्या था? द एम ऑफ दिस स्ट्रेटेजी वाज टू रेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ताकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े बहुत ज्यादा, प्रोडक्टिविटी इन सेलेक्टेड रीजन ऑफ द कंट्री, और कंट्री के कुछ एरियाज में, कुछ रीजन्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। तो यही हमारा यहीं से स्टार्ट होता है ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट। ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, उसमें क्या सब्सिडी वगैरह जितना भी पार्ट है फटाफट करते हैं, फिर इसे फिनिश। तो देखो बेटा, अब क्या है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे डिटेल्ड टॉपिक है कह सकते हैं। देखो क्या हुआ, एक तो हमने लैंड रिफॉर्म्स पढ़े। लैंड रिफॉर्म बेसिकली क्यों किए गए? ताकि इक्विटी आए। जो इतना भेदभाव हो रखा है कि एक बंदे के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है, एक के पास इतनी कम ज़मीन है, एक्चुअल में जो टेलर्स हैं वो काम नहीं कर रहे, जमींदार का कब्जा ज़मीनों पर वो कम हो। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए आया ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके एग्रीकल्चर में। तो देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। देखो क्या था,
ग्रीन रिवोल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्ड वेरिएट, ये ध्यान से पढ़ना है, HYV हाई यील्ड वेराइटी सीड्स या फिर इनको मिरेकल सीड्स भी बोलते हैं। और ये स्पेशली किस चीज़ के लिए बने थे? स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा रेवोल्यूशन जिसमें आपके फूड ग्रेन्स में बहुत ज़्यादा लार्ज इंक्रीमेंट हो रहा है, छोटा मोटा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ लिख रहा है लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ, किसका यूज करके? HYV सीड्स का। और किसमें? स्पेशली किसमें? व्हीट एंड राइस में। तो ये था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन ये बात, ये जब चालू कब हुआ था मेन, जब पहली बार ये सीड्स कब स्टार्ट हुए थे? 1966 में। ये डेट आपने याद रखनी है। इंडिया अडॉप्टेड द HIVs प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया था? 1966 में। और ये जो प्रोग्राम था ये बहुत सक्सेसफुल हुआ था और उसके 3 रीजन थे सक्सेसफुल होने के। एक तो ये जो सीड्स थे, क्योंकि ये हाई वेराइटी सीड्स थे, इनको स्पेशली रेडी किया गया था, तैयार किया गया था रिसर्च के बाद, जिससे ज़्यादा ग्रोथ हो। दूसरा इरीगेशन फैसिलिटी, जो इरीगेशन फैसिलिटी होती है वो इसके लिए बहुत मिलना जरूरी होती है। जो सीड्स होते हैं ना, इनकी 2 कमियां होती हैं। एक तो इनमें कीड़ा लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, पेस्ट अटैक ज़्यादा इस पर अटैक करते हैं। दूसरा, ये वहीं लग सकते हैं जहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तो ये एजुकेट इरीगेशन फैसिलिटी हमें मिल गई थी, इसलिए ये ग्रो हो पाया। दूसरा, सीड्स तो अच्छे थे ही। तीसरा, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स। ये क्या होता है? वो कीड़े लग रहे हैं तो कीड़ों को लगने से बचाना है, तो उसके लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालने पड़ते थे और फर्टिलाइजर भी इसमें बहुत ज़्यादा लगते थे। मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल यूज होते हैं इन सीड्स को यूज करने के लिए। अब ग्रीन रिवोल्यूशन के क्या मेरिट्स थे, मतलब इसकी वजह से क्या अच्छी चीज़ें हुई? तो पहले तो ये पढ़ते हैं, द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ एफिशिएंसी इन फूड ग्रेड। इससे पहले तक हमें अपने खाने के लिए भी, अपने देश के खाने के लिए भी अमेरिका या फिर बाकी जो देश थे उनसे लेना पड़ता था फूड ग्रेन्स। इतनी कमी थी हमारे देश में। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हम अपने ऊपर ही आत्मनिर्भर बन गए, सेल्फ एफिशिएंसी आ गई किसमें? फूड ग्रेन्स में। अब हमें किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंस रहना जरूरी नहीं था। अब पहला इसका क्या बेनिफिट हुआ? अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। अब इतना ज़्यादा बेटा इसकी वजह से प्रोडक्शन होने लग गया कि जो फार्मर्स थे वो अपने घर के लिए तो उगाते ही थे, अपने घर के लिए तो बचा ही लेते थे खाना, प्लस जो एक्स्ट्रा बच जाता था उसको कहाँ करते थे? मार्केट में बेच भी सकते थे और पैसा कमा सकते थे। मार्केटेबल सरप्लस रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। मतलब अपना कंजम्पशन के लिए घर में रखने के बाद जब वो मार्केट में बेच रहे हैं, जो बचा हुआ माल है उसे क्या कहते हैं? मार्केटेबल सरप्लस। तो ये बेनिफिट हुआ था कि जो फार्मर्स हैं उनकी एक अलग से इनकम भी बन गई थी। सेकंड है बफर स्टॉक ऑफ फूड। अब क्या होता था, कहीं मान लो एक सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो वहाँ पे तो उग नहीं पाएगा कुछ, वहाँ की जनता जो पॉपुलेशन है वो मर जाएगी। लेकिन अब इतना ज़्यादा मार्केटेबल सरप्लस हो रहा था तो गवर्नमेंट इसको रख लेती थी बचा के, कि कल को ऐसी कंडीशन कोई आएगी जहाँ पे सूखा पड़ा होगा तो वहाँ पे ही हम एक्स्ट्रा सरप्लस को यूज़ करेंगे। क्या लिखा हुआ देखो, द ग्रीन रिवोल्यूशन एनेबल्ड द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन टू बिल्ड अ स्टॉक विच कुड बी यूज इन टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज। कि कल को अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे हमारे पास फूड ग्रेन्स नहीं उग पा रहा, तो हम ये जो एक्स्ट्रा वाला फूड ग्रेन है उसे यूज़ कर लेंगे। साथ में और किन्हें बेनिफिट हुआ? जो लो इनकम ग्रुप्स थे बेटा, जो गरीब लोग थे उनको बेनिफिट हुआ। अब उनको कैसे बेनिफिट हुआ? क्योंकि फार्मर्स का मार्केटेबल सरप्लस इतना ज़्यादा हो गया था कि जो मार्केट प्राइसेस थे व्हीट और राइस के वो कम हो गए, सस्ते में बेचने लग गए। अब जो बेचारे गरीब थे उनको तो बेनिफिट हो गया ना कि वो सस्ते में खरीद पा रहे हैं, पहले उनको महंगा खरीदना पड़ता था, तो ये भी एक बेनिफिट हुआ था। ड्यू टू मार्केटेबल सरप्लस फार्मर्स सोल्ड देयर एक्सेस प्रोडक्शन इन द मार्केट एट लो प्राइस। The low income groups who spend a large percentage of their income on food get the benefit from that। जो गरीब लोग थे वो इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते थे कि भैया अब आपको सस्ते में सामान मिल रहा है। अब ये तो हो गए इसके मेरिट्स। अब जिस चीज़ के मेरिट्स है उसके डीमेरिट्स जरूर होंगे। तो डीमेरिट्स या फिर क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि क्या रिस्क थे ग्रीन रेवोल्यूशन को फॉलो करने में, ये वाले सीड्स को फॉलो करने में क्या रिस्क थे? तो 2 रिस्क थे बेटा। एक तो अभी मैंने आपको बताया पेस्ट अटैक, कि इसमें कीड़े बहुत जल्दी लगने के चांस होते थे, ज़्यादा
फर्टिलाइजर यूज़ करने पड़ते थे, केमिकल यूज़ करने पड़ते थे और वो थोड़े महंगे आते थे। सेकंड, रिस्क इन इंक्रीज इन इनकम और इनइक्वालिटीज़। अब ये जो सीड्स थे HYV वाले, ये भी बहुत महंगे थे, ठीक है। इसको कौन खरीद सकता था? जो रिच फार्मर है, जो अमीर फार्मर है, उसको ही ये खरीद सकता था। और अपने सीड्स तो खरीदने साथ में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब भी खरीदना है। आपके पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए, तभी आप इसे कर पाओगे। अब अमीर आदमी तो है, अमीर फार्मर तो खरीद पा रहा है, तो अमीर फार्मर और अमीर होता जा रहा था, गरीब फार्मर और गरीब हो जाएगा। तो ये दिक्कत इसमें आ सकती थी, तो ये इसका एक डीमेरिट था। लेकिन ये जो दोनों ही प्रॉब्लम थी, ये सच नहीं हुई। ये सिर्फ माना जा रहा था कि ऐसा होगा, ये सच नहीं हो पाई। ये इन दोनों को से हम बच गए। क्यों बच गए? गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, गवर्नमेंट ने दी सब्सिडीज। सब्सिडीज किस चीज़ में दी? जो गरीब फार्मर्स थे उनको ये फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड से इनमें सब्सिडी दी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है और लास्ट टॉपिक भी हमारा सब्सिडी है। तो करते हैं फटाफट खत्म, ताकि वीडियो हमारी पूरी फिनिश हो जाए। तो आ गए हैं बेटा हम अपने लास्ट टॉपिक पे। लास्ट है, बिल्कुल हो जाओ एकदम सावधान, क्योंकि ये CBSE का बहुत फेवरेट टॉपिक है। बहुत बार ये एग्जाम में आता है, स्कूलों के एग्जाम में भी ये टॉपिक बहुत बार आपका मिलेगा। अब ये टॉपिक मैंने आपको बताया जैसे कि फार्मर्स चाहते थे कि गवर्नमेंट चाहती थी कि ये जो बेनिफिट है इन सीड्स का, ये सबको मिले, चाहे वो बड़ा फार्मर है चाहे छोटा फार्मर है। लेकिन छोटे फार्मर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने देना स्टार्ट करी सब्सिडी, और साथ में ही लोन प्रोवाइड करते थे स्मॉल फार्मर को, जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता था। तो पहले पढ़ते हैं सब्सिडी किसे कहते हैं बेटा। सब्सिडी इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब फाइनेंशियल हेल्प provided by the government to the producer to fulfill its social welfare objective। गवर्नमेंट किसे सब्सिडी देती है? फार्मर को जाके पैसा नहीं देती। जो कंपनी फर्टिलाइजर बना रही है, वो जो प्रोड्यूसर है, जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स बना रही है, उनको जाके सब्सिडी देती है। बोलती है आपकी कोई चीज 1000 रुपए की बन रही है, तो आप उसे 600 में बेचो, जो आपके 400 रुपए बाकी के हैं वो हम आपको पे करेंगे, ताकि आपका नुकसान भी ना हो, ज्यादा से ज्यादा इक्विटी, सोशल वेलफेयर इकोनॉमी में हो सके। साथ में गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड लोन एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट टू द स्मॉल फार्मर सो दैट दे कुड आल्सो हैव एक्सेस टू द नीडेड इनपुट। जो जो इनपुट नीडेड थे, जो जो टेक्नोलॉजी, जो जो फर्टिलाइजर्स चाहिए, लोन चाहिए, सामान चाहिए, उसके लिए पैसा लगेगा, तो पैसे के लिए लोन चाहिए। तो लोन फार्मर्स को सस्ते से सस्ते रेट पे भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन अब सब्सिडी क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट के लिए अच्छी भी रह जाती है, कई बार बुरी भी हो जाती है। तो उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कुछ इकोनॉमिक्स ने कहा कि सब्सिडी को अब कंटिन्यू रखो, ठीक है। क्यों मतलब देना सब्सिडी जरूरी है, ये उन्होंने 3 पॉइंट्स में बताया। तो पहला था मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर वेरी पुअर। इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो पुअर है, स्मॉल है, एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड इनपुट्स। अगर आप सब्सिडी नहीं दोगे तो इंडिया के जो मोस्टली फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर्स हैं, गरीब फार्मर हैं, तो वो फिर इसका यूज नहीं करेंगे सीड्स का, फिर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का जो गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सेकंड उन्होंने बोला कि एलिमिनेटिंग सब्सिडी, मतलब अगर आप सब्सिडी हटा देते हो, विल इंक्रीज द इनकम इनक्वालिटी। अभी हमने पढ़ा था कि फिर अमीर आदमी ही सीड्स को खरीद पाएगा, तो अमीर अमीर होता जाएगा बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स, एंड विल वायलेट द गोल ऑफ इक्विटी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई भी 5 ईयर प्लान होगा तो उसमें 4 चीजें होनी चाहिए थी, उसमें से एक था इक्विटी। अब अगर आप सब्सिडी हटा दोगे तो अमीर अमीर होता जाएगा फार्मर, और गरीब गरीब रह जाएगा, तो आपका जो गोल ऑफ इक्विटी है फिर वो पूरा नहीं हो पाएगा। और थर्ड पॉइंट है सब्सिडी टू बी कंटिन्यू इन इंडिया बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ रिस्की बिजनेस। इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत रिस्की बिजनेस है, क्योंकि एनवायरमेंट भी आपका कई बार साथ नहीं देता, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम, इतना वो नहीं था, लोगों के पास नॉलेज नहीं थी, तो उस टाइम एग्रीकल्चर करना बहुत ज्यादा रिस्की था। अब आप कोई भी हेल्प, गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी फार्मर की, तो सब लोग एग्रीकल्चर धीरे धीरे करना बंद कर देंगे। लेकिन कुछ फार्मर्स जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा नहीं, सब्सिडी बंद हो जानी चाहिए, वो उसके अंगेज में थे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट है फिस्कल बर्डन, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इतनी ज्यादा सब्सिडी देती रहेगी तो गवर्नमेंट को अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा, तब गवर्नमेंट के पास इतने सोर्सेज नहीं थे इनकम के, तो उसकी वजह से उनका फिस्कल बर्डन बढ़ता रहेगा। फिस्कल बर्डन क्या होता है? फिस्कल मतलब एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो। सब्सिडीज आर ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, तो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट की जेब पे ये खर्चा हो सकता है भारी पड़े। सेकंड पॉइंट, बेनिफिट टू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये जो हम सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, इसका बेनिफिट फार्मर से ज्यादा तो फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री बना रही है उनको मिल रहा है, क्योंकि पैसा तो गवर्नमेंट किसको दे रही है, इंडस्ट्री उनको दे रही है। ये जो इंडस्ट्री से ये क्या करती थी, बिकी 10 बोतलें दिखा देती थी कि 20 बिकी हैं, तो जो उनको सब्सिडी का पैसा मिलता था वो 20 के हिसाब से मिलता था। तो गवर्नमेंट को एक तरह से लूट रहे थे ये लोग। द सब्सिडीज डू नॉट बेनिफिट द पुअर फार्मर्स एज बेनिफिट ऑफ द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सब्सिडीज गो टू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। या तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इसका फायदा उठा रही थी, या फिर जो बड़े रिच फार्मर्स से वो इसका फायदा उठा रहे थे। अब रिच फार्मर को तो सब्सिडी की नीड नहीं थी ना, लेकिन वो भी फायदा उठा रहे थे। वो क्या करते थे, बल्क में इतना सारा सामान खरीद लेते थे इनसे, इंडस्ट्री वालों से, तो उनको बेनिफिट होता था। तो ये इस वजह से थे कि सब्सिडी कुछ होने का देनी चाहिए, कुछ ने का नहीं देनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में ये बहुत बार आपसे पूछ लेता है। अब हमारा मोर देन 50% चैप्टर बेटा जो सेकंड वाला है, मोर देन 50% खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका इंडस्ट्री और लास्ट इसका फॉरेन ट्रेड। ये इसमें 2 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉरेन ट्रेड बहुत छोटा सा है, वो हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर भी हमारा पूरा डिटेल में हो जाएगा खत्म। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से इसको भी रिवाइज करो। मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी बुक के क्वेश्चंस जरूर किया करो, चाहे वो होट्स के हो, एनसीईआरटी के हो, या पीछे जो भी एडिशनल क्वेश्चन दिए होते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।